नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार तीसरे दिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है ये कब रुकेगा, इस सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आए। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है और इस मदर्स डे के बहाने हमने आज का विषय चुना है कि आखिर अपना घर परिवार ना बनाकर पूरे समस्त समाज को, समस्त देशवासियों को, विश्ववासियों को अपने बच्चे मानने वाली साध्वी के प्रति समाज अपना मातृत्व का कर्तव्य क्यों नहीं निभाता, अपने बच्चे होने का कर्तव्य क्यों नहीं निभाता, और आखिर अपना एक परिवार बनाने का जो मोह हर व्यक्ति में होता है उस मोह को त्याग कर समस्त प्राणी जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए काम करने वाले लोग अगर ऐसे दुर्लक्षित रहेंगे, अगर उनके ऊपर हम गंभीरता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे तो ऐसे साध्वी, साधु, संत देश समाज के लिए आगे आकर अपने जीवन की आहुति कैसे देंगे। आखिर ये दो तरफा होना चाहिए ना। साधु संत भी समाज के लिए जब अपना सर्वस्व अपनाते हैं, देते हैं, तब समाज भी उनके लिए अपना कोई कर्तव्य पूरा करे। लेकिन दुर्भाग्य से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में ये नहीं हो रहा है और इसलिए बिंदास में हम लगातार इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए। आज मदर्स डे स्पेशल इस एपिसोड के मुद्दे को विस्तार से देखते हैं। आज हम बड़े जोश के साथ मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाते हैं, लेकिन आज हम उस माँ को भूल गए हैं जो पूरे समाज को अपने बच्चे के समान मानती है, जिन्होंने पूरे देश की जनता को अपनी संतान माना, समाज के उत्थान के लिए घर का त्याग कर दिया और समाज के कल्याण में लग गई। वो कोई और नहीं बल्कि माँ तुल्य साध्वी प्रज्ञा जी हैं, जिन पर साल 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट का केवल शक के आधार पर आरोप है और आज तक आरोप पत्र भी दाखिल तक नहीं हुआ। उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका सही तरीके से इलाज तक नहीं कराया जा रहा। उन पर हुए अत्याचार का आलम यह है कि आज साध्वी जी की हालत काफी खराब हो गई है। उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का जिक्र एक पत्र में भी किया है, जिसमें कहा गया है कि पूछताछ के दौरान उनके हाथ पैर बांधकर बेल्ट से मारा गया और अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। साल 2008 से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में बंद है और उन पर अब तक आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हो पाया और बिना आरोप पत्र के साध्वी प्रज्ञा जी को जेल है। किसी ने साध्वी प्रज्ञा जी की सुध नहीं ली। आज समाज को अपनी संतान मानने वाली मां के लिए हम आज भी चुप हैं। उनकी हालत जेल में काफी गंभीर बनी हुई है। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा। ये कहां का न्याय है कि एक तरफ अपराधी खुलेआम घूमते हैं और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जी बिना आरोप पत्र के जेल में कैद हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए उनसे यह साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी तरह का कोई सिंडिकेट था और वो सीधे तौर पर आरोपी हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में कहा है कि वो इस मामले में आरोपियों की जमानत का फैसला करें और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से इतने सालों बाद मकोका हटाया गया। आज समाज मौन है। आज हम देश की जनता साध्वी प्रज्ञा के लिए मौन क्यों है? साध्वी प्रज्ञा जी ने जब समाज के सभी लोगों को अपनी संतान माना है तो क्यों हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते? क्यों हम उनके लिए एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते? यहाँ सवाल ये भी है कि जो प्रताड़ना साध्वी जी ने जेल में रहते हुए सहन की, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज हम उनकी रिहाई के लिए, उनके बेहतर इलाज के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते? क्यों हम साध्वी जी के लिए सड़क पर नहीं उतरते? क्यों हम इतने सालों से मौन रहे? क्यों कानून और प्रशासन ने साध्वी पर इतने सालों तक इतने अत्याचार किए? आज जरूरत है हम सब एक हो जाएं, कड़े स्वर में सोई कानून व्यवस्था को जगाने की कोशिश करें, जिससे साध्वी प्रज्ञा जी की जल्द से जल्द रिहाई हो सके। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम बेखौफ होकर अपनी बात को रखें, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व इस समाज के उद्धार के लिए दिया। हमारे साथ अब इस पूरे कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर साध्वी प्राची जी भी जुड़ी रहेगी। साध्वी जी, आपका स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस मुद्दे पर। साध्वी जी। मुझे अफसोस है हिंदुस्तान के अंदर कि आज
मैं कहूं मदर्स डे पर जो माँ ममता की प्रतिमूर्ति है, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, वो माँ आज जेल में सड़ रही है। और कहा जाए तो अमीर लोग आज न्याय खरीद रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मदर्स डे पर मुझे कहना पड़ रहा है। 3 दिन पहले पूरे देश ने देखा 13 साल तक जो परिवार न्याय की इंतजार में बैठा, पलक पावड़े बिछाए हुए, केवल 13 मिनट में उसको बेल मिल जाती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो वास्तव में ममता की प्रतिमूर्ति है, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, समाज को दिशा देने का काम किया, अपने जीवन को तिल तिल कर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए होम किया। आज वो साध्वी नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है। इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज के लिए हो नहीं सकता। बिल्कुल, और उनके लिए तो ये संघर्ष का जीवन है, ये संघर्ष का समय है। साध्वी प्रज्ञा जी इस काम से, इस स्थिति से दुखी नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे कि मैं लड़ रही हूँ, मेरे ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी है। और उनका जीवन तो वैसे भी जेल में संघर्ष करते हुए भी अगर चला गया तो भी वो अपने आप को धन्य मानेगी और ईश्वर भी उसकी निश्चित तौर पर नोंद लेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने कर्तव्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन साध्वी जी, क्या हो गया है इस समाज को, जिसमें कभी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह जैसे शूरवीर पैदा हुए थे? आज वो समाज सोशल मीडिया के आगे बढ़कर साध्वी प्रज्ञा की बात उठाने को तैयार नहीं है। चौहान जी, पूरा देश देख रहा है। और आज मैं इतनी दुखी होकर के एक बात कह रही हूं, जिस समाज को साध्वियों ने अपना परिवार माना, जिस समाज के करोड़ों लोगों को अपने भाई माना, पिता माना, आज उस समाज ने आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्यों ठुकरा दिया, मेरी भी समझ से बाहर है। साध्वी प्रज्ञा ने कोई अपराध नहीं किया। ये साध्वी प्राची अपने दिल की बात कह रही है, पीड़ा कह रही है, कोर्ट ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की स्थिति बड़ी दयनीय है। बार बार मैं भी जनसभाओं में जा रही हूं, लोगों से प्रार्थनाएं कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं, लेकिन आज की जो दुर्दशा साध्वी प्रज्ञा जी की है वो बड़ी पीड़ादायी। बिल्कुल। और ऐसे में आप जैसे लोग जब संघर्ष करते हैं, आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहां संघर्ष कर रही है जहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसे में जब आपको भी अगर कोई समस्या आएगी तो ये समाज आगे आएगा? चौहान जी, निश्चित रूप से आपने बहुत दिल की जो मेरी पीड़ा है उसको आप उठा करके लेके आए। साध्वी प्राची की पीड़ा नहीं, अनेक साध्वियों और संतों की पीड़ा है। मुझे बार बार संत बुलाते हैं और समझाते हैं, साध्वी जी आप ऐसा न करिए, क्योंकि आपकी स्थिति साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी ना हो जाए। लेकिन साध्वी प्राची एक ही जवाब देती है, महाराज जी अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने लिए तो लोग जी रहे हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सफल होता है जो समाज के लिए जीते हैं। क्योंकि मुझे मेरी माँ ने ये संस्कार दिए, घुट्टी में पिलाए हैं, इसीलिए समाज को दिशा देने का काम और राष्ट्र की रक्षा के लिए साध्वियां आगे आती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात इस समय, चाहे वो रामपुर की घटना को ले लीजिए, रामपुर के अंदर जो धर्म परिवर्तन की बयार चल रही थी, 800 लोगों को जबरदस्त उनका धर्म परिवर्तन कराने का एक षड्यंत्र चल रहा था, उसमें जो मैंने अपनी योग्यता के अनुसार, मैंने अपने सामर्थ्य से, कुछ लोगों के सहयोग से जो मुझे वहां बन पड़ा, मैं पहुंची। मुझे लोगों ने उस समय भी कहा, बहुत धमकियां भी मिली, क्योंकि आजम खान का मामला था। निश्चित रूप से मुझे वहां धमकियां भी मिली और वहां लोगों ने मुझे पूरी तरह से डराया, भयभीत किया। लेकिन मेरे माता पिता के संस्कार, क्योंकि आज मदर्स डे है, और मेरे सहयोगी राष्ट्र भक्तों की
जो दिल की पीड़ा थी, सबने मुझे झकझोर दिया और मुझे वहां जाने के लिए बाध्य किया और मैं पहुंची समय पर। और मुझे खुशी है कि सुदर्शन चैनल की इस मुहिम के द्वारा और मेरे कार्य के द्वारा मुझसे जो बन पड़ा, मुझे आज इतनी खुशी है कि रामपुर का इतिहास बदल गया। बिल्कुल, और रामपुर का इस्लामपुर होते होते भी रह गया और 800 परिवार जो धर्मांतरित हो रहे थे वो भी बच गए। लेकिन साधु संत तो अपना काम कर रहे, लेकिन उनके कामों को आगे लेकर जाने का काम जिस समाज का है वो समाज चुप है। उसको लगता है कि बस दान दे दो। कई लोगों ने ये कहा कि हम तो अपना काम करते हैं, तो काम क्या करते हैं, तो दान देते हैं, कथाएं सुनते हैं, होल्डिंग लगाते हैं। ये काम नहीं है, ये तो ऊपरी ऊपरी मेकअप है। वास्तविक काम तो वो है जिस काम को जमीनी स्तर पर करने की आवश्यकता है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बिंदास में कॉलर देश भर से अपने घर में बैठकर अपनी बात को कहते, हम उनको कहने का मौका देते हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। जय हिंद। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ, मेरा कहना यह है कि जिस वकील ने सलमान खान का केस का तख्ता पलट किया 2 दिन में, वो भारत के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। तो क्यों ना हम ऐसे ही वकील से बात करके साध्वी प्रज्ञा जी के केस लड़े और उसकी जो भारी भरकम फीस जो 3-4 करोड़ ले रहा है, उसके लिए हम चंदा इकट्ठा तो कर सकते हैं, जैसे नेपाल त्रासदी के लिए किया गया। कानून है तो एक कानून की बारीकियों को जानते हैं, तो फिर यही तरीका है। अगर ऐसा हो सकता है, उन्होंने करके दिखाया है 2 दिन पहले, इसका मतलब है कि वे झूठ को सच भी कर सकते हैं, जो झूठ लगाया गया है। और यहाँ तो सच को सच साबित करना है, यहाँ तो केवल सच को सच साबित करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप करोड़ों रुपए की फीस देने की बात करने वाले लोग, मुझे पता नहीं ये टीवी से बताने से साध्वी जी या उनके लोगों को क्या मैसेज जाएगा, लेकिन मैं ये सत्य बताना मेरा काम है और सत्य के लिए हम यहाँ खड़े हैं। साध्वी प्रज्ञा जी के छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए वकील को देना तो दूर, उनकी मां की ट्रीटमेंट के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं है और इसलिए भोपाल के एक छोटे से हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। और वो भी साध्वी जी जब बाहर छूटेगी तब जाकर कहीं, या उनके अपने घर के बाकी बहनें जब पे आगे का खर्चा कर पाएंगे तब जाके उनकी ट्रीटमेंट आगे बढ़ पाएगी। ये वास्तव है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन उनकी एक टेस्ट करनी है। वो टेस्ट इतनी महंगी है कि सरकार उसमें रुचि नहीं ले रही है और वो टेस्ट भोपाल से उठकर इंदौर जाकर करनी है, वो नहीं हुई है। और उस टेस्ट को करे बगैर उनकी ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो वो ट्रीटमेंट कितनी कारगर होगी ये हम समझ सकते हैं। बातें तो बहुत करते हैं, हिंदू धर्म का नाम लेकर कई नेता तो करोड़ों रुपए की हवाई यात्राएं कर लेते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 7 साल केवल हिंदू और भगवा वस्त्रधारी होने के कारण जो यातनाएं झेली है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। ये वास्तव है। ये उन लोगों के लिए शर्मनाक चीज है जो कथाओं में तो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, ऐसी पंडाल बना रहे हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के लिए वो आगे नहीं आ रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अगर कांग्रेस इन साधु संतों को बंद करने के लिए जिम्मेवार है, तो बीजेपी भी इनको इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए तैयार रहती है। उनके लिए कुछ भी नहीं करती जो कि करना चाहिए। ऐसे ही बाबा रामदेव काले धन के लिए तो बोलते हैं, परंतु जो अपने अंदर काले कानून है उसके लिए कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ये तो इंडिया के अंदर ही काले कानून को तो खत्म किया जा सकता है। जिसकी बिल्कुल, हम कानून की बात तो बाद में करेंगे, जिस दिन जो मुद्दा है उसी पर बात करें। हम साध्वी प्रज्ञा जी के लिए 3 चीजें समाज को करने के लिए कल भी मैंने कहा था। एक तो कल सोमवार का जो लोकसभा का सत्र शुरू होगा, राज्यसभा का सत्र शुरू होगा, वहां पर आपके सांसद को इस मुद्दे को उठाने के लिए कहिए, उनको मीडिया बाइट देने के लिए कहिए, और बाकी मीडिया अगर उनके बाइट को नहीं दिखाते तो हम दिखाने के लिए तैयार है। आपके नेताओं को, राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं को और खास करके भाजपा को नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने के लिए कहिए। दूसरा, आपके गुरु से मैंने शुरुआत करने के लिए कहा था कल के बिंदास बोल से, जितने भी साधु संत हैं उनको भी इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए कहिए। और तीसरा, इस देश का जो मर्द वाला समाज है, मैं जानता हूं कि पूरे 125 करोड़ लोग कभी भी एक साथ आगे नहीं आ सकते, एक विषय पर एक मत उनका नहीं हो सकता। आज़ादी के लड़ाई में भी 100% लोग नहीं थे, कई लोग अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन जब शूरवीर आगे चलते हैं तो समाज उनके पीछे चलता है। और साध्वी प्रज्ञा पर तो अन्याय हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है,
लेकिन कोई आगे आने को तैयार क्यों नहीं है? वो लोग आगे आए। ऐसे 3 विषय अगर आप करने को तैयार है तो सुदर्शन आपको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है ही। हालांकि आप लोग नहीं करेंगे तो भी हम तो अपना काम जारी रख ही रहे हैं। जरा कारणों पे नजर डालते हैं, देखिए क्या कारण समाज को अपने बच्चे समान मानने वाली साध्वी प्रज्ञा जी पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आज समाज का ही मौन रहना, जिस कारण आज तक साध्वी प्रज्ञा जी को सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा। न्याय प्रणाली का लचर होना, जिस कारण साध्वी प्रज्ञा जी आज तक जेल में बंद हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा जी का जेल में सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी हालत प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है और वो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के लिए अब तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है और जेल में भी उनके ऊपर कई प्रकार के अन्याय किए जा रहे हैं, जिस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। साध्वी प्रज्ञा जी को कैंसर होने के बावजूद भी उन पर अत्याचार करना और साथ ही उन्हें सही तरीके से स्पेशल डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज न कराना। आज कॉलर की संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप कॉलर केवल बात करने के आगे भी कुछ करते हैं क्या, देखते हैं। हालांकि बात रखने के लिए कुछ लोगों को मौका यहां पर जरूर देंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं सूरज जी, हाँ, राम राम। हाँ, हमें ये जानकारी देना है, जयपुर में गैस कनेक्शन के लिए 700 भाई को जो है नसबंदी कराया गया था और उसके बाद गैस का लाइन भी नहीं दिया गया, बेचारे को नसबंदी करा के छोड़ दिया गया। ये लोग मुस्लिम का सब षड्यंत्र होता है। और दूसरी में संत को तो हर राज्य में आपको ये दृष्टांत मिलेगा। ये लोग कांग्रेस वाले सब परेशान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर राज्य में है, मिलेगा, सब जगह मिलेंगे। आसाराम बापू से लेके शंकराचार्य से लेके तमाम ऐसे लोग हैं। आसिमानंद जी का भी मुद्दा है, वो मुद्दा भी हम आने वाले दिनों में उठाने वाले हैं। ऐसे कितने लोग हैं, हर राज्य में है, हर जिले में है, लेकिन नेशनल लेवल पर चर्चा का मुद्दा रही, हीरो रही। अगर साध्वी प्रज्ञा का ये हाल है तो प्राची जी आप बताइए, किसी स्थानिक स्तर पर संघर्ष करने वाले किसी साधु संत का क्या हाल होता होगा? निश्चित रूप से चौहान साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वास्तविकता यही है, जो समाज के लिए मर रहा है, तिल तिल करके जल रहा है और समाज के लिए सब कुछ बलिदान कर रहा है, आज वास्तव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पास जाकर के मैंने खुद उनकी जो दयनीय स्थिति उसको देखा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है। जिस समाज के लिए मर रहे हैं, जिस समाज के लिए जी रहे हैं, आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए वो समाज मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साधे है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। और मैंने ये भी आवाज उठाई थी, बहुत लोगों ने विरोध किया। हिंदुस्तान के अंदर जब आतंकी को बेल मिल सकती है, सलमान खान को बेल मिल सकती है, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बेल क्यों नहीं? और वो भी 7 साल बाद, वो भी 7 साल बाद। और वो भी इन जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके ऊपर तो आरोप साबित हुए हैं इनके लिए, और आरोप पत्र भी दाखिल हुए, आरोप भी साबित हुए, इनके ऊपर तो आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हो पाया, कोई आरोप नहीं। बिल्कुल। चलिए, कॉलर को कहेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी बात को रखिए, क्योंकि बहुत लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं और हम लोगों को बोलना देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर कोई आज के इस समय में अगर कोई कमी है तो हम बोलते नहीं ये है, और इसलिए हम बिंदास बोलने देते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं गौरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ, बोलिए सुरेंद्र जी। सुरेश जी, बात यह है कि आज हिंदुस्तान में हमारा हिंदू धर्म संकट में है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आने से पहले जो वादा कर रही थी वो वादे सब भूल के बैठी है। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संकट में है, निर्दोष होने के बावजूद भी वो आज जेल की सलाखों के पीछे बैठी है। आज हिंदुस्तान में हर जगह हर रोज लाखों की संख्या में गाय की हत्या हो रही है, मगर ये सरकार मौन होकर बैठी है। आखिर इसका क्या कारण है, मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको मोदी सरकार 1 साल, ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है उस कार्यक्रम में इस मुद्दे को रख रहे हैं। गाय भी हमने रखा है, गाय गंगा गायत्री तो है ही, और साध्वी प्रज्ञा के साथ जो देश भर के साधु संत जेलों में बंद है, इस मुद्दे को भी हम हर उस अधिकारी को, मंत्री को
भारत सरकार के प्रतिनिधि को पूछ रहे हैं, जिनके पास हम मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हाँ सुरेश, जय हिंद। बोलिए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज भारतवर्ष में कानून व्यवस्था सनातन धर्म और हिंदू विचारधारा के खिलाफ है। क्या इस देश की दुरा व्यवस्था करने वाले और वेटिकन सिटी, CIA, KGB जैसे हस्तक बन के इन देश को लूटने वाले लेकिन आप दूसरों को दोष तो बाद में देंगे ना भाई, पहले तो आपने आसपास के देखिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद। दूसरे तो है ही, षड्यंत्र तो चल रहा है धर्मांतरण से लेके यहाँ पर धर्मांत को बदनाम करने के लिए, धर्म के ऊपर की आस्था को लोगों को कमजोर करने के लिए साधु संतों पर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं जिस आरोप के साथ समाज उसका शिष्य खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये षड्यंत्र तो तब सामने आएंगे ना, वो साधु संतों का सत्य जब हम खुद समझेंगे और खुद दूसरों को समझाएंगे। लेकिन वो हम समझाने में नाकामयाब रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो किसी साधु संतों के मंचों पर जाते थे, उनके साथ रहते थे, जब उनके ऊपर आरोप लगे तो दूर भाग रहे। वो कहते कि जब वो क्लीन होकर बाहर आएंगे, निर्दोष होकर बाहर आएंगे, तब हम उनके कार्यक्रमों में जाएंगे। इसका मतलब जो दुकान आपके फायदे की है वहां पर आप जाते हैं, आप अपना स्वार्थ देखते हैं, आप धर्म का और राष्ट्र का व्यापक हित नहीं देखते। ऐसी स्वार्थी भक्ति ये धर्म नहीं हो सकती, ये उपासना नहीं हो सकती, ये तो बस स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ, हमको ये कहना है कि भाई जो प्रज्ञा ठाकुर है इसको इतनी टाइम से अंदर क्यों रखा हुआ है? इसके लिए संत समाज कहाँ गया? यही हमारा कहना है। हाँ, संत समाज जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? एक खाली ये देने के लिए कि भाई कृपा आ रही है, कृपा जा रही है, इसलिए संत समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कि जो संत समाज है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर ये साबित हो चुका है कि निर्दोष है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। जरा चंडीगढ़ के आसपास जो साधु संत होंगे उनको भी एक फोन करें इस कार्यक्रम के बाद। हाँ, हम करेंगे। धन्यवाद। हम आपको आह्वान करते हैं कि एक फोन यहाँ बिंदास में करिए। यहाँ तो हम इतने फोन भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक फोन आप करिए, जिसका लगेगा हम लेंगे। लेकिन एक कॉल एक संत को जरूर करिए, एक कॉल एक राजनेता को जरूर करिए, और एक कॉल महिलाओं का काम करने वाली लोग जो संगठनाएं होंगी उनको भी जरूर करिए। मैं साध्वी प्राची जी के पास चलता हूँ। साध्वी जी, महिला संगठन का कल भी हमने विषय लिया था और आज तो मातृ दिवस है। मातृ दिवस के बहाने महिलाओं के विषय को हमने आगे लेकर जाना है। महिला बदल रही है और आज की माता बदल रही है, सच है। कुछ चीज़ें बदलाव की अच्छी है, ज़्यादातर खराब है। लेकिन उस मातृत्व के शक्ति को भी दूसरी मातृशक्ति, एक किसी 2-4 बच्चे की माँ होना ये तो छोटा विषय है, लेकिन समस्त समाज की माँ होना उससे कितना बड़ा महान विषय है। उस महान समाज की माँ साध्वी के बारे में मातृशक्ति भी क्यों गंभीर नहीं है? साध्वी जी। जी, मैं समझती हूँ साध्वी जी से मैं खुद जाकर के मिली हूँ और मैंने जो उनकी पीड़ा देखी है, जो दर्द उनका देखा है, जो परेशानी मैंने देखी है कि नाभि से नीचे उनका जो शरीर है वो बिल्कुल शून्य अवस्था में है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से चर्चा की और मैंने इस दयनीय पीड़ा को रखा। जब वो सुनती है तो वास्तव में वो आहत होती है और बहुत दुखी भी होती है। ऐसा नहीं, महिलाएं क्योंकि बहुत भावुक भी होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। और वो बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कहा कि साध्वी जी हमें लेकर के चलिए, हम एक बार मिलना चाहते हैं, साध्वी जी के लिए हम कैसे काम करें, हम इस मुहिम में कैसे जुड़े। तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया और वो काम कर रही है सक्रिय रूप से। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को और महिलाओं को, बहनों को और भाइयों को, अगर आज मदर्स डे पर हम संकल्प लें, अगर हमारी माँ दुखी है, परेशान है, उसको कोई पीड़ा है, परेशानी है, हताश है, जीवन से निराश है, तो समझ लेना पुत्रों का जीवना सफल नहीं है। पुत्रों को कभी याद रख लेना, माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा, क्योंकि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। माता सदैव अपने बालक को आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन
परेशानी कहाँ होती है? जब पुत्र कुपुत्र बन जाए। आज दुखी होकर के कह रही हूं कि समाज इस पर गंभीर नहीं है। बिल्कुल, वो कुपुत्र की भूमिका निभा रहा है। ये भूमिका अगर वो नहीं बदलेगा तो जेलों में जाने वाले साधु संतों की संख्या और बढ़ेगी। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं सुखचैन श्रीवास बोल रहा हूँ भोपाल से। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जो प्रज्ञा ठाकुर को न्याय दिलाने के लिए आज वो समाज सुधारक कहाँ गए? वो समाज सुधारक क्यों आगे नहीं आ रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर को न्याय दिलाने के लिए? जैसे अन्ना हजारे समाज सुधारक, बहुत बड़े सुधारक है, समाज के लिए लड़ते हैं। हाँ। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, मेरा ये अनुरोध है। अन्ना हजारे जैसे लोग गाय का विषय, गंगा का विषय और साध्वी प्रज्ञा जैसा विषय नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें उतनी पब्लिसिटी नहीं है और इसमें भगवाकरण का डर उनको लगा रहता है। तो सेक्युलरिज्म का भूत जिनको सर पर लेकर उसको ताज की तरह घूमना है, ऐसे लोग साध्वी प्रज्ञा जी का विषय नहीं लेंगे। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। नीचे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने आज मदर्स डे के विषय में स्पेशल जो हमारी सीरीज चल रही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को न्याय कब, इसके तीसरे पार्ट में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर समस्त समाज को अपने बच्चे मानने वाले साधु संतों को वो समाज बच्चों का कर्तव्य पूरा कर कर क्यों नहीं दिखाता, और क्यों इतनी निराशा है, या डर है, या अनजान है, क्या कारण है। अगर हमको, खास करके मीडिया को, समाज का काम करने वाले साधु संतों को, समाज सुधारकों को ये पता नहीं चलेगा कि समाज में दोष कहाँ है, तो उसका उपाय नहीं हो सकता, और इसके लिए दोष पर उंगली जाना जरूरी है। तो क्या समाज डरा हुआ है, क्या समाज अनजान है, या समाज इस विषय पर गंभीर नहीं है, या इस विषय से उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्या कारण है, इस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग है, जरा कुछ कॉलर लेते थे। जय हिंद, बोलिए। हाँ सूरज जी नमस्कार, मैं मुंबई महाराष्ट्र से राजकुमार मिश्रा बात कर रहा हूँ। हाँ क्या सर हम लोग को क्या करना चाहिए इस मैटर में? जो मैंने 4 चीजें बताई वो 4 चीजें तो कम से कम करिए, और उसके बाद अगर आप सक्रिय रूप से कुछ करना चाहते हैं तो शो के बाद इन्हीं नंबरों पर वो लोग फोन करके अपना जो सहयोग कर सकते हैं इस विषय में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का, वो भी कार्यक्रम के बाद फोन करके अपना नंबर और नाम यहाँ रजिस्टर कराएं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, राजेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं, एमपी से बात कर रहे हैं। हाँ ये सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहते हैं उन नेताओं, कुछ नेताओं से, चुनिंदे नेताओं से, कि ये जो गीता और भागवत की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी स्कीमें निकालते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो वो करो, और ये ऐसी बेटी, क्या ये बेटी गलत लग रही है उनको कि 7 साल से उनको जेल में रखा जा रहा है और काफी ये शासन चुप तमाशा देख रही है, तो उनको क्या लग रहा है? हम सबसे पहले तो एमपी के जो भी काफी ये सीएमए हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, तो ये उनको ये बेटी नहीं लग रही है क्या? इनमें, इस बेटी में क्या उनको गलत दिख रहा है? बिल्कुल। और मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान, उनको तो उनके राज्य में मामा कहा जाता है, वहां पर बेटियों को वो इतना महत्व देते हैं। उन्हीं के राज्य में एक ऐसे हॉस्पिटल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ट्रीटमेंट चल रही है कि उस हॉस्पिटल में इस देश का मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने नौकर का भी इलाज कराना पसंद नहीं करेगा, अपना खुद का कराना तो बहुत दूर की बात है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। लेकिन वो जो है कुछ राजनेता लोग भी हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात है। हाँ, लेकिन नेताओं पर कब तक निर्भर रहेंगे? खुद नेता बनिए। हाँ वो तो ठीक है, बनेंगे, भविष्य में कब बनेंगे तो बात है ना। हाँ, लेकिन अभी तो हम लोग का कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन अपनी तरफ से कर रहे हैं कोशिश से, लेकिन यही है कि। चलिए धन्यवाद।
ये स्थिति है उस व्यक्ति की कि जो व्यक्ति करना तो चाहता है लेकिन ऊपर देखता है। जब ऊपर से कोई नहीं कर रहा है तो आप चल पड़िए, आप चल पड़ेंगे तो आपके पीछे समाज चल पड़ेगा। नेतृत्व ऐसे ही विकसित होता है, ऐसे ही आगे जाता है और तभी कारवां बनता है। जिन लोगों को लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है वो आगे चल पड़िए, अपने आप लोग साथ देंगे। और न्याय की बात जहां आती है, और इसलिए न्याय प्रताड़ित तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और इसके लिए उसके साथ खड़ा रहिए। आखिर साध्वी जी का विषय चल रहा है तो कुछ और भी साध्वी जी के बारे में और साध्वी परंपरा के बारे में हम जानना चाहेंगे इस पैकेज के द्वारा। वंदना एक बार वंदना, हजार बार वंदना। जैसे ही हम साध्वी शब्द को सुनते हैं तुरंत हमारे मन में आदर और सम्मान का भाव जागृत होने लगता है। क्या वजह है इसकी? क्यों हम उनके प्रति इतना आदर और सम्मान दर्शाते हैं? जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही तो है हमारी परंपरा, यही तो हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है। आज भी इस परंपरा को ये सन्यासी और साध्वी ही आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जिस दिन ये महान आत्माएं सांसारिक सुख, शांति और वैभव छोड़कर वैराग्य अपना लेते हैं, उसी दिन पूरे मानव समाज का कल्याण ही इनका धर्म बन जाता है। सनातन इतिहास में साध्वी परंपरा के कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन मानवता की सेवा में न्यौछावर कर दिया। जिस दिन से कोई भी महान आत्मा साध्वी के रूप में अवतरित होती है, वो रस्म बड़ी ही मार्मिक होती है। उसी दिन साध्वी सांसारिक मोह से नाता तोड़ लेती हैं। मंत्रोच्चारण के जरिए मुंडन किया जाता है। उसी वक्त संत समाज के सामने साध्वी को पुराना नाम त्याग कर नया नाम दिया जाता है। अब साध्वी के लिए कोई परिवार, कोई अपना, कोई पराया नहीं होता। साध्वी का एकमात्र धर्म सभी की सेवा करना बन जाता है। मानव कल्याण ही बस एक कर्तव्य बाकी होता है। उनके लिए गरीबों की सेवा और अनाथों का ध्यान रखना ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। ऐसी ही होती है साध्वियों की जिंदगी। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगा दे, अगर ये समाज ही उसे अपने बनाए नियम कानूनों में बांधकर यातनाएं देने लगे, तो फिर ऐसे समाज और लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? साध्वी शब्द तो दो है, लेकिन कितना बड़ा अर्थ है आप जानते हैं? साध्वी प्रज्ञा जी के जब पिताजी का देहांत हुआ तो जब वो वहाँ पर गई तो उनके पिताजी को नहलाने के लिए अपने घर के अंदर लेके गए थे, लेकिन साध्वी जी ने संन्यास लिया है तो वो अपने घर के अंदर नहीं गई। वो उस चौखट के बाहर खड़ी रही और वहाँ से दूर से उन्होंने उनका वो नहलाने का और जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसको दूर से देखा, क्योंकि वो पास में नहीं जा सकती थी। इतना बड़ा त्याग, अपने घर के किसी व्यक्ति से कुछ दिन के लिए हम बाहर जाना पसंद नहीं करते। क्या कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व घर का छोड़कर जाता है और दुख के घड़ी में भी चौखट के अंदर नहीं आ पाता है? इतना त्याग और समर्पण चाहिए होता है, तब साध्वी शब्द नाम के पहले लगता है। मैं जरा साध्वी प्राची जी से भी पूछना चाहूँगा। साध्वी जी, हमने तो बहुत शॉर्ट में थोड़ी सी बातें बताई, कुछ इस साध्वी बनने की प्रक्रिया और वो भावना मन में कैसे उदात्त रूप में आती है, इस पर भी जरा आप प्रकाश डालें। पहली तो बात ये है कि वास्तव में जो साध्वियाँ बनती है, पूर्व जन्मों के संस्कार उनको समाज की ओर खींच करके लाते हैं और उसमें माता पिता के संस्कारों की अहम भूमिका होती है। जब माता पिता के संस्कार मिलते हैं, मंदालसा जैसी माँ मिलती है जो कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये उपदेश जब वो माँ देती है तो समाज में एक संकल्प लेकर के साध्वियाँ मैदान में आ जाती है, क्योंकि वो समाज ही उसका परिवार होता है, वो राष्ट्र ही उसका परिवार होता है। और जब मैदान में आती है, बहुत त्याग, बड़ा समर्पण, समाज के प्रति श्रद्धा, समाज के प्रति सम्मान और समाज को देने के लिए ज्ञान, साध्वियाँ निकल पड़ती है ये देने के लिए। और वो वास्तव में बहुत सारी साध्वियाँ हैं जिनको कि मैं अगर बताऊं तो मेरी दीदी माँ
साध्वी ऋतंभरा जी आज प्रेरणा स्रोत है पूरे समाज की। बिल्कुल, क्योंकि मेरे जीवन में उनका एक भाषण मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। मेरे माता पिता के संस्कार तो थे, प्रारब्ध मेरा कुछ ऐसा था या, लेकिन उन सब को देख करके मैं कहूं तो दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की प्रेरणा से जब मैं बिल्कुल आई। और बिल्कुल हम अपने नाम निकाला ही है तो मैं दर्शकों को भी बता दूं, साध्वी ऋतंभरा वो नाम जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पूरे देश भर में एक तोफ की तरह दहाड़ा जाता था और उनको लोग भले हार्ड लाइनर कहते थे, न जाने क्या क्या कहते हैं। और आज भी अगर कोई साध्वी कोई बयान दे दे तो उसको लेकर कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ कितने दिनों तक चलती हम देखते हैं। देश के एक मीडिया ने भी कभी ये दिखाया कि साध्वी ऋतंभरा उन बच्चों का आश्रम चला रही है जिनका कोई नहीं है, और वो केवल ऐसा वैसा आश्रम नहीं चल रहा है बल्कि परिवारों को बिठाया जाता है, ऐसे दादा दादी को लाया जाता है और उनके साथ नाना नानी को लाना जाता है और उनके साथ वहां पर कुछ बच्चों को रखा जाता है, तो एक परिवार का माहौल दिया जाता है। वृंदावन और मथुरा के रोड पर साध्वी ऋतंभरा जी द्वारा इस वात्सल्य ग्राम नाम से एक पूरा बड़ा ग्राम स्थापित किया गया है और वहां पर बच्चों को संस्कारित किया जाता है। वहां से निकलने वाले लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए काम आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश का मीडिया साधु संतों के इस काम को नहीं दिखाएगा। वो उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा और फिर कहेगा कि ये अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं भोपाल से बोल रहा था। हाँ, ये प्रज्ञा देवी जो है ये निकल सकती हैं बाहर, इनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन क्या ये वोट की राजनीति कर रहे हैं सरकार सत्ता वाले? ये सर ये निकल सकती है, लेकिन क्या है कि ये लोग निकालना नहीं चाहते वोट के खातिर। ये मुसलमान वोट के खातिर ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते ये। लेकिन अब तो धन्यवाद, लेकिन अब तो सत्ता बदलाव हुआ है और भाजपा के नेताओं ने भी 2009 के 2014 के भी चुनाव में साध्वी प्रज्ञा पर हुए अन्यायों की बात भाषणों से की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो आज केंद्र में मंत्री हो और उसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विषय नहीं लिया हो। और खास करके बात अगर न्यायालय की हो रही है तो फिर सलमान खान के हुए निर्णय का भी उदाहरण सामने है। अगर सरकार कहती है कि न्यायालय के अधीन है तो न्यायालय के ऊपर या न्यायालय की राजनीति हो या मकोका लगाने की राजनीति अगर पिछले सरकार ने की है तो उस गंध को हटाने का काम नई सरकार कर सकती है। कॉलर। जय हिंद। हेलो, नमस्कार जी। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता, जो मतलब ये हिंदू संतों पर जिन पर भी जो अत्याचार हो रहे हैं वो केवल सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहे हैं। और जब ये बाबा रामदेव वो बाहर आए थे ना उससे, तो उस टाइम उसने भी स्पष्ट रूप से बोला था भी अगर मेरी मृत्यु होती है जो उसके पीछे केवल सोनिया गांधी का डायरेक्ट रूप हाथ है। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के टाइम में जितनी चमचागिरी सोनिया गांधी की करते थे, जितना हिंदू विरोधी भाषण देते थे, उसको उतना ही बड़ा पद मिलता था। ये बात सत्य है और इनको हिंदू होने की सजा मिल रही है। संत आशाराम बापू है और साध्वी प्रज्ञा है और ये सलमान खान है, ये जितने भी देशद्रोही है, मसरत आलम है। जी धन्यवाद। हम कांग्रेस के लोगों को भी कहेंगे कि आपके बारे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर कोई कांग्रेसी प्रवक्ता, नेता या उनका समर्थक फोन करके अपनी बात को रखना चाहता है तो हम उनको मौका देंगे, क्योंकि हम इस सत्य को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। साध्वी जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, वास्तव में बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है। कांग्रेस सरकार का एक चरित्र रहा है। देखिए, जितने भी आतंकी पकड़े गए वो सारे के सारे मुस्लिम थे और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा कि आखिर ये मुस्लिम ही सारे आतंकी गतिविधियों में मिलते हैं तो किसको फंसाया जाए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस की डर्टी टीम ने, जिसमें मैं साफ और स्पष्ट क्लियर नाम लूं, मेरे मुंह से नाम लूं तो मैं समझती हूं कि मेरी जबान गंदी होगी, दिग्विजय सिंह जैसे उस डर्टी टीम में थे और इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को व्यूह रचना रच के उनको जेल में डालने का षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं समाज के युवाओं से, राष्ट्र भक्तों से निवेदन करती हूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, लोग कह रहे साध्वी जी सरकार बहुत अच्छी आई है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं चौहान साहब कि सरकारों से परिवर्तन नहीं, परिवर्तन चाहिए समाज में तो संस्कार जरूरी है। आज संस्कारहीनता की वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 7 साल हो गए और एक जिसका कि मैं नाम लेकर के अफसोस होता है, 3 दिन पहले एक व्यक्ति को पौवा भर शराब चढ़ा के
और सोते हुए लोगों को रोंदता हुआ चला जाता है, क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या वो अपराधी नहीं है? 13 साल तक वो परिवार बैठा रहा और जब के आई बारी उसकी न्याय की तो उस परिवार को न्याय नहीं बल्कि अन्याय मिला। 13 मिनट में फैसला हो जाता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल में सड़ाया जाता है। आइए हम सब निर्णय ले और संकल्प ले, ऐसी सड़ी गली सोच जिन लोगों ने और अब अगर हिंदुस्तान ने सरकार बदली है तो व्यवस्था भी तो बदलनी पड़ेगी ना। इस व्यवस्था के आधार पर अगर निर्दोष लोगों को दोषी ठहराया जाएगा तो इस व्यवस्था को भी बदलना होगा। केवल सरकार नहीं, संस्कार भी बदलने हैं और व्यवस्था भी बदलनी है। इस आंखों पर पट्टी बांधी हुई न्याय व्यवस्था को अगर हम नहीं बदलेंगे, जो सुविधा के अनुसार एक आंख किसी के फेवर में और एक आंख दूसरों को टेढ़ी करके दिखाती है, उस न्याय व्यवस्था को भी बदलना होगा। उसके खिलाफ बोलना अगर गुनाह है तो मैं हर एपिसोड में करूंगा, लेकिन इस न्याय व्यवस्था के परिवर्तन के लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। सर मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक कहावत बन गई है, आपस का कोई धर्म नहीं होता है, उस बात को सिद्ध करने के लिए ये जो है कि हिंदू साधु संतों को अंदर किया गया ताकि कोई उंगली न उठा सके कि हिंदू से कोई जो है कि आरोपी जेल में बंद नहीं है। इस कहावत को बैलेंस करने के लिए इन्हें अंदर किया गया, इसलिए छोड़ा नहीं जा रहा। मेरा तो यही मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद। व्हाट्सएप के द्वारा आने वाले वीडियो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं और हम जिन वीडियो को यहाँ नहीं चला पाएंगे उनको हम अपने फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज़ पर भी डाल देंगे, जिससे कि लोगों की प्रतिक्रिया आपके सामने आती रहेगी। इस शो के दौरान भी आप अपने वीडियो को भेजें। ये सीरीज लंबी हम चला रहे हैं, अब ये कब तक चलेगी हमने इसका समय तय नहीं किया है, लेकिन रोज़ वैसे बिंदास बोल 3 दिन आता है, लेकिन जैसे हमने उस देशद्रोही अकबर ओवैसी की सीरीज चलाई थी, पीके की सीरीज चलाई थी, वैसे भी अब हम साध्वी प्रज्ञा का अन्याय कब दूर होगा इसके लिए इस सीरीज को चला रहे हैं। कल भी फेसबुक पर और सोशल मीडिया के तमाम मित्रों ने फ़ोन करके भी मुझे ये बात कही है कि इस सीरीज़ को आप आगे चलाएं और हमने भी तय किया है कि इस अन्याय को दूर करना है तो हिंदुस्तान को जगाना होगा, इसलिए सीरीज़ को हम चलाएंगे। तो व्हाट्सएप पर भी आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके हम तक भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके वीडियो को अगले एपिसोड में भी दिखा पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। मेरा नाम गणेश पोखरे है। हाँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक भारत भर में एक पूरा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए जिसमें हर हिंदू जो है साध्वी प्रज्ञा के बारे में रिहाई के लिए किया जाए। इस प्रकार से एक हस्ताक्षर अभियान चले और इस हिंदू की एकता का परिचय भी हो जाएगा। धन्यवाद। विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए, किसका परिणाम कितना होगा पता नहीं, लेकिन इस बहाने कुछ लोग जाग भी तो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आगे आकर बोल ना पाए लेकिन साइन कर दें, हो सकता है कि कुछ साइन ना करें लेकिन झंडा लेकर आंदोलन के लिए आगे आए। तो जो भी हो सकता है वो सब कुछ करना चाहिए, उसको फिर एक व्यवस्थित स्वरूप भी आगे जाकर दिया जा सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं सुदेश कुमार उतरकर बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे सर्वप्रथम तो प्रज्ञा जी को मेरा सादर प्रणाम। आज मदर डे के उपलक्ष्य में, माता जी के उपलक्ष्य में जो दिवस है उस उपलक्ष्य में प्रज्ञा जी को मेरा प्रणाम। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय में जो कुंभ आने वाला है नासिक में, उस समय हमारी धर्म संसद ये निर्णय ले कि प्रज्ञा जी हर हाल में छूटनी चाहिए, वो कारागार से मुक्त होनी चाहिए। और आज जो सजा याफ्ता आता था सलमान खान, जो 3 घंटे में जिसको बेल मिल गई, हमारी जो माता वर्षों से जो बंद है जेल में, वो क्यों नहीं छूट पा रही है? इस संबंध में हमारी धर्म संसद निर्णय ले। धन्यवाद। लेकिन कुंभ में तो बहुत टाइम है, मैं तो एक क्षण का देरी करने के लिए तैयार नहीं हूं। कुंभ तक वेट करने की आवश्यकता क्या है? हर पल इसके लिए प्रयास होना चाहिए और तभी जाकर ये बात बन सकती है। कुंभ तक जिंदा रहेगी तभी ना। अगले कॉलर। स्थिति इतनी गंभीर है। जय हिंद। सूरज जी नमस्कार। बोलिए। जी, मैं अहमदाबाद से लक्ष्मण जी आचार्य बोल रहा हूँ। कल भी मैंने आपसे बात की थी। आज मैंने एक 700 से 800 लोगों को SMS किया था इसके बारे में, उससे मुझे क्या मिलता है प्रतिशत, उसके बारे में भी मैंने देखा। और रही बात दूसरी कि अगर गुजरात में किसी एक खातर के नट्टू भाई पटेल जो
इफको का वो था चेयरमैन, उसको अगर सजा होती है तो मिनिस्टर रातों रात कानून बदलते हैं, और यही भाजपा की सरकार ने बदली करके 2 दिन के पहले गुजरात का किस्सा है। तो गुजरात में अगर एक नटुभाई के जैसे बचाने के लिए एक पूरा कानून बदला जाता है, तो साध्वी प्रज्ञा के लिए भाजपा सरकार ऐसा क्यों नहीं कहती है? ये कांग्रेस का सवाल नहीं है कि कांग्रेस अभी अस्तित्व में नहीं है। जब आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा ऐसा कानून क्यों नहीं ला सकती है? और रही बात दूसरी, मैं आज एक अकेला हूँ, आज मैंने SMS करके 100 आदमी एक तय किए हैं, हो सकता है कल तक मेरे साथ 1000 आदमी हो जाएंगे। मैं प्रज्ञा ठाकुर के लिए 1000 से भी ज्यादा आदमी करूंगा, और उस दिन कल मैं गुजरात की कई चैनलों पे भी। चलिए, धन्यवाद। आपने अपनी जगह पर आप एक्टिविटी लोग कर सकते हैं और ये करना संवैधानिक आपका अधिकार है, ये कोई गैर कानूनी कृत्य बिल्कुल नहीं है। परिणाम देखते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए परिणाम, मदर्स डे तो हम मनाते हैं, लेकिन जो साध्वी प्रज्ञा जी समाज की मां है, उनके लिए कुछ न करने से साध्वी प्रज्ञा जी उस अपराध की सजा भुगत रही हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसी तरह से साध्वी प्रज्ञा जेल में रही तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी, और साथ ही देश में निर्दोषों को जेल होती रहेगी और गुनहगार जेल से बाहर घूमते रहेंगे। देश में इसी तरह बिना आरोप साबित हुए केवल शक के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा और असल अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे। राष्ट्र की छवि विश्व स्तर पर खराब हो जाएगी और विश्व स्तर पर गलत संदेश जाएगा जो देश के हित में नहीं है। आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा और देश में निर्दोषों को सजा मिलती रहेगी, जिससे हमारे देश का कानून खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा। देश में लचर कानून व्यवस्था है ऐसा संदेश जाएगा और कानून व्यवस्था और खराब हो जाएगी, जो राष्ट्रहित में नहीं है, जिससे देश में अशांति का माहौल व्याप्त होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, अबोहर पंजाब से राजेंद्र बंसल। हेलो, बोलिए। हाँ, तो ऐसा है भी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, कर्नल पुरोहित आर्मी इंटेलिजेंसी के आदमी है। क्या आर्मी इंटेलिजेंसी को पता नहीं भी उनका आदमी क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं भी उनको आगे करके इन लोगों को फंसाया गया? तब तो बातें ये आती थी कर्नल पुरोहित से इनको बांग्लादेश में चकमा शरणार्थियों के लिए काम करवाते थे। तो अगर आदमी को कर्नल का नहीं बता दूं उनका आईबी का कर्नल क्या कर रहे हैं? नहीं, चलिए, धन्यवाद आपने कॉल किया, लेकिन मैं इस मुद्दे को अभी नहीं छेड़ना चाहता। इस स्टोरी को हम पूरा लेकर आएंगे, क्योंकि हम आने वाले दिनों में इस सीरीज को ऐसा चलाने वाले हैं कि कैसे षड्यंत्र धर्म के खिलाफ होते हैं, देश के खिलाफ होते हैं, देश के स्तंभ हो सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हो सकते हैं, और वो कितने दूर से होते हैं, कितने 1000 किलोमीटर से होते हैं, कितनी सरकारें उनमें व्यस्त होती है, और उसके बाद संभवतः इस देश का आने वाला लीडरशिप कौन हो सकता है उसको पहले से कैसे काटने का प्रयास होता है। ऐसे कई किस्से इस पूरे केस में हैं, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। हम परिणाम की यहाँ पर बात करें। साध्वी प्राची जी के पास चलते। साध्वी जी, जो स्थिति आज है 2015 में 7 साल बाद साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में हो, आसाराम बापू के बारे में हो, और भी कई संत हैं, असीमानंद जी के बारे में हो, और हर जिले में राज्य में भी ऐसे कई संत हैं जिनके ऊपर, उड़ीसा में भी ऐसे कई संत हैं जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरियों के उनके खिलाफ बात की, तो लक्ष्मण जी का हत्या कर दी गई, कई लोगों को जेल में डाला हुआ है। ऐसे लोगों के लिए अगर समाज खड़ा नहीं होगा तो क्या परिणाम आप देखती है? बड़े 2-3 परिणाम आने वाले समय में। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही कि आने वाला समय कैसा होगा, भविष्य बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि समाज जिस श्रद्धा और सम्मान से देखता है और जेल में जाने के बाद या उस संत पर आपत्ति आने के बाद वो समाज उसको एक तरह से, मैं समझती हूँ कि ठुकरा देता है या वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो एक बड़ी दयनीय स्थिति समाज में आ जाती है जो लोग श्रद्धा सम्मान से देख रहे हैं। दूसरी जो स्थिति होगी, क्योंकि संत समाज को दिशा देने का काम करते हैं, संत अपने लिए नहीं जीता। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। संत ये सोच करके कि निश्चित रूप से जन्म तो होगा, लेकिन समाज को हम कुछ दे करके जाए, आने वाले समय में स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी
कि हम सोच नहीं सकते, उसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा। बिल्कुल, और इन परिणामों से बचना है तो हमको उपाय करने चाहिए। क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए। उपाय, जरूरत है कि हम आज मदर्स डे के मौके पर उस माँ के लिए आवाज उठाएं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना घर त्याग दिया और समाज के उत्थान के लिए परिश्रम किया। साध्वी जी की रिहाई के लिए पूरे देश में मुहिम चलाना चाहिए, जिससे प्रशासन पर दबाव बने और मां समान साध्वी जी की रिहाई जल्द से जल्द हो सके। न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए और सबके साथ समान रूप से न्याय करना चाहिए, जिससे असल अपराधी को सजा मिल सके। साध्वी प्रज्ञा जी के केस को फिर से ओपन करके सुनवाई करनी चाहिए और बिना आरोप पत्र दाखिल किए साध्वी प्रज्ञा जी को जेल में नहीं रखना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जी की खराब तबीयत का जल्द से जल्द सही उपचार कराना चाहिए, जिससे साध्वी प्रज्ञा को आराम हो और जल्द से जल्द न्याय मिले। बड़े पैमाने पर लोगों को साध्वी प्रज्ञा जी की जल्द से जल्द रिहाई करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, जिससे प्रशासन पर दबाव बने और साध्वी जी की रिहाई हो सके। देश के कानून को किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और बिना आरोप साबित हुए कैदियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे न्याय मिल सके। उपाय की दिशा में एक अंतिम उपाय साध्वी प्राची जी आपकी तरफ से। मेरे विचार से न्याय प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। न्याय केवल अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी होना चाहिए। काश साध्वी जी के पास आज करोड़ों अरबों रुपया होता तो मैं समझती हूं कि 7 साल तक साध्वी जी जेल के अंदर नहीं सड़ती। आज यही दुर्दशा हुई, उसी का परिणाम है। और आज न जाने लाखों लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह लोग इसी तरह से साध्वी जी की तरह से जेल में सड़ रहे हैं। बहुत अफसोस है। मदर्स डे पर मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूं। मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए। मैं उन वीरों की भगनी हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं, हाड्डी की हूं अमिट निशानी और जसवंत की माया हूं। कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। और इस तस्वीर को मदर्स डे पर आइए हम सब एक संकल्प लेकर के चले, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जल्दी से जल्दी रिहा कराने का प्रयास करें। बिल्कुल, कोई राजनीति और इस तस्वीर को अगर ठीक रखना है जिसमें राष्ट्र का चित्र दिखता है तो उस पूरे राष्ट्र को जागना होगा। शुरुआत किसने करनी, यह सवाल हो सकता है, तो उसका उत्तर है मैं। और अपने से शुरुआत करके इस विषय को अगर हम आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर यह अन्याय रुक जाएगा। अगर आपके आसपास भी किसी साधु संत पर ऐसा अन्याय हो रहा है तो हमको जरूर संपर्क करें, हम उनके लिए भी इस मुहिम के साथ आवाज उठाएंगे। साध्वी प्राची जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने टाइम निकाला इस शो में आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।